हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई गई है, जिसमें आज से देखा जाए तो आपकी 25 मई 2025 को जब आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, उस दिन आपका 74वां दिन होगा। तो आपके 74वें दिन बचे हुए हैं। तो चलिए आज हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत शुरू करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी है, उन सभी को जानेंगे। तो ये संविधान सभा से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि 2024 में कैसा क्वेश्चन आया हुआ था। इनमें जो प्रश्नों का हमारा प्रारूप है, इसमें सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि आपका 2024 में कैसा प्रश्न आया, क्योंकि ये आपका लेटेस्ट यानी कि लास्ट ईयर ही हुआ है। तो क्योंकि जो आसपास के ईयर होते हैं, जैसे कि पिछले 5 साल के जो पेपर का एनालिसिस होता है, उनमें होता है कि आप ज्यादा फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। और पिछले वाले आप लगाते हैं, सब चीजें करते हैं कि भाई उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आया तो मैं तैयारी करने, लेकिन आपको एटलीस्ट 5 ईयर के प्रश्नों का तो एक एनालिसिस होना चाहिए। तभी मैं फोकस करा के सबसे पहले आपको 2024 का दे रही हूँ, फिर आपके 2023 से लेके और जितने भी पेपर हैं तो वो तो आगे दे ही जाते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं लेटेस्ट वाला जो है उसके बारे में बताती हूँ कि आपको किस तरीके से अपनी तैयारी को किस दिशा में ले जाना है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो ये आपका फैक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन बनाए गए थे। तो इन्होंने ये बता दिया कि स्थायी सभापति तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन इनके पहले कौन अस्थायी सभापति बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है कि श्री राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी टी टी कृष्णामाचारी और ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो जब भी आप पॉलिटी की शुरुआत करते हैं तो हम स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य, संविधान सभा, उद्देश्य प्रस्ताव, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। तो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष इन्हें बनाया जाता है, फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के तौर पर बनाया जाता है, यानी कि सभापति बनाया जाता है। चलिए, तो अब हम इसके बारे में पहले एक-एक पॉइंट देख लेते हैं, मतलब कि एक एनालिसिस कर लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर ऐसा पूछा गया है, तो आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो सबसे पहले हम संविधान सभा के गठन के बारे में बात करें, तो संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में। तो ये डेट आपको साथ में याद करती जानी है। गठन 1946। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389, जिसमें 296 जो होते हैं वो कितने होते हैं सीधे ब्रिटिश भारत के, और 93 आते हैं देसी रियासतों के। 296 में जो आते हैं 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से होता है, और 4 सदस्यों का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से होता है। तो इस तरीके से ये 296 को बांटा जाता है। कैसे? 4 जो 292 होते हैं उन्हें बांटा जाता है सदस्यों के चयन में 11 गवर्नरों के प्रांतों में, और 4 के सदस्यों के चयन को मुख्य आयुक्तों के प्रांत में बांटते हैं। 93 सीटें देसी रियासतों के लिए इनमें 389 में से निर्धारित कर दी जाती है। तो इस तरीके से 389 सीटों का जो चयन है वो दो तरीके से होता है, और 296 को भी दो तरीके से डिवाइड करते हैं, 292 और 4। तो इस तरीके से इनका एक रेशियो होता है, तो इनको आपको याद रख लेना है। फिर चलते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की ओर। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। तब इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। फिर जब 13 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं एस सी मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर सर बी एन राव को बनाया जाता है। तो कौन कौन सी आपको याद रखना है? पहला तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए, फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस सी मुखर्जी उपाध्यक्ष बनते हैं, संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राय बनते हैं। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं हमारा 13 दिसंबर 1946, जब संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। अब उद्देश्य प्रस्ताव तो रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया जाता है सर्वसम्मति से? तो ये डेट आपकी पूछी जाती है। तो 13 दिसंबर 1946 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव को रखा जाता है, और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से संविधान सभा की कार्यप्रणाली की ये प्रमुख डेट है। इन सभी डेट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब चलते हैं अन्य कार्यों के बारे में। तो मई 1949 में क्या होता है संविधान सभा में? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया जाता है। तो पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किस वर्ष किया गया? तो ये होता है मई 1949 में। फिर चलते हैं हम, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया जाता है, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज को पहले अपना लिया जाता है कब? 22 जुलाई 1946 को। कब मन अपना लिया जाता है राष्ट्रीय ध्वज को? जिस हम तिरंगे झंडे का, जब अभी प्रेजेंट में जिस तिरंगे झंडे को हम उपयोग करते हैं, ये झंडा कब अपनाया जाता है? ये अपनाया जाता है आपका, ये अपनाया जाता है 22 जुलाई 1947 को।
इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। फिर आती है 24 जनवरी 1950, एक ऐसी डेट जिसमें 4 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन-कौन से कार्य होते हैं 24 जनवरी 1950 को? एक तो राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है, फिर राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया जाता है और संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और आपको बता दें कि संविधान सभा में कुल 11 बैठकें होती हैं और संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट मतलब कि 4 चीजें 24 जनवरी 1950 को होती हैं। कौन-कौन सी चीजें फिर से रिवाइज कर लेंगे? राष्ट्रीय गान को अपनाना, राष्ट्रीय गीत को अपनाना, राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो इस तरीके से 24 जनवरी 1950 को ये सब प्रमुख कार्य होते हैं। तो ये हमने संविधान सभा से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सबको जाना। अब चलिए और प्रश्नों को देख लेते हैं। अभी हमने 2024 के प्रारूप को देखा। अब चलते हैं हम 1996 के प्रश्न की ओर। क्या हमने अभी लेटेस्ट देख लिया, अब हम सबसे पिछले वाले में चलते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें आया हुआ है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ये तो संविधान सभा बनाई गई थी, लेकिन सर्वप्रथम विचार कब आया था? पहला ये स्वराज पार्टी ने 1934 में, दूसरा आया था ऑप्शन बी कि कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी आता है मुस्लिम लीग ने 1946 में, ऑप्शन डी आता है सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो ये कब होता है? स्वराज पार्टी 1934 में एम एन राय के द्वारा सर्वप्रथम इस प्रस्ताव को रखा जाता है। किसके द्वारा? ये स्वराज पार्टी के जो रहते हैं वो एम एन राय, उनके द्वारा सर्वप्रथम 1934 में स्वराज पार्टी के समय पे संविधान सभा का विचार रखते हैं। फिर इसके बाद आगे प्रक्रिया चलती है, होते होते प्रेजेंट का जो प्रारूप है वो देखने को मिलता है। फिर आते हैं हम आगे की ओर, देखते हैं कि 1934 में राज्य में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की एक और प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वैक्स मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी और भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। तो ये ऐसा पहला अवसर था जब संविधान सभा के निर्माण के बारे में बात की गई। कब होता है? 1934 में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1946 की ओर, जिसमें पूछा गया है 1946 में कि निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जो कार्यपालिका परिषद बनाई गई थी तो उसके सभापति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजगोपालाचार, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें कौन होगा? ऑप्शन ए होगा, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके कार्यपालिका के उप सभापति 1946 में बनाए जाते हैं। और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष एवं सभापति बनाया गया। तो इस तरीके से आया। अब आते हैं हम आगे की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के विषयों के बारे में सत्य है? पहला कथन दिया गया है कि वह वैक्स मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा दिया गया है कि इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा दिया गया है कि वह बहुदलीय निकाय थी और चौथा दिया गया है कि उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के बारे में कौन-कौन से कथन सत्य हैं। तो ये वैक्स मताधिकार पर आधारित थी, तो ये गलत है आपका। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत है। और बहुदलीय निकाय थी, ये भी सत्य है और अनेक समितियों के माध्यम से इसका गठन किया गया था, तो इसमें ऑप्शन सी होगा, जिसमें तीसरा और चौथा इसके अंतर्गत सही आता है। कि संविधान सभा का जब गठन किया जाता है उस टाइम पर राज्यों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का ये परिणाम थी और इस निर्वाचन में वैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि इसमें संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा में अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया हुआ था। तो इसका एक प्रमुख व्याख्या रही। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान के प्रारूप को तैयार करने में संविधान सभा के सदस्यों को क्या करना पड़ा? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, ऑप्शन सी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया और ऑप्शन डी भारतीय राज्यों कांग्रेसों मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो जब संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने का संविधान सभा में सदस्यों के लिए किया गया तो इसमें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया। तो ये जो विभिन्न प्रांत थे उनके द्वारा इनको चुना गया, तो ऑप्शन सी होगा। कि अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि भारतीय संविधान इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य कौन रहे हैं? ऑप्शन ए प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे और ऑप्शन डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो इसमें कौन सा होगा? संविधान सभा के सदस्यों में प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित हुए थे। तो ये इसके अंतर्गत ऑप्शन सी आएगा।
इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। व्याख्या यही है कि इसमें जो भी निर्वाचन होता था तो उस टाइम पर प्रांतों के द्वारा ही किया जाता था, ना कि सरकार के द्वारा, ना ही लोगों द्वारा सीधे होकर वो उस तरीके से इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया को अपनाया जाता था। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें पूछा गया है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि नागरिकों के बीच में सांविधिक दैनिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा आता है इसमें कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सही होगा। इसमें कथन 1 और 2 दिए गए हैं, जिसमें इस तरीके का कथन दिया गया है। ये आपका 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा दूर नहीं पूछा गया है। ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको बताना है। तो हम कथनों की ओर चलते हैं। तो कथन पहला क्या कहता है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आपका ये सही है कि 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन आपका भारतीय संविधान को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई। तो ये आपका गलत है, क्योंकि इस समिति को अगस्त में बनाया गया था, ना कि 26 नवंबर 1949 को। तो ये आपका गलत होगा। तो आपका पहला कथन इसमें सत्य है और दूसरा कथन सही, एक पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन गलत है। चलिए तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भारत की जो संविधान सभा है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होती है। संविधान सभा द्वारा इसे उसी दिन अंगीकृत अधिनियम में समर्पित किया जाता है और नागरिकों के मध्य संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1946 को। तो इसको अगस्त के तौर पर ऐसे याद रख लेना है, तो आपको फिर डेट याद आ जाती है। जैसे ये नवंबर में हुआ, लेकिन नवंबर और अगस्त में, नवंबर में कहा गया, तो आपका अगस्त में याद रखना है। और ये कब होता है? पहले, क्योंकि जब संविधान बन गया तो बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान के निर्माण के लिए तो प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसके लिए थोड़ा किया गया था क्योंकि जब वो निर्मित की जाए तो संविधान का प्रारूप समिति का निर्माण किया जाए। तो ये तो आपको कॉमन सेंस के थ्रू ही आप लोगों को लगा देना है, तो इसके कारण ये आपका होगा। ये डेट याद रख लेनी है, 29 अगस्त 1947। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जो बी आर अम्बेडकर जी थे उनका संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी बम्बई बम्बई प्रेसिडेंसी से, ऑप्शन सी तत्कालीन मध्य भारत से और ऑप्शन डी पंजाब से। तो इसमें आपका होता है ऑप्शन बी, क्योंकि इनका जो निर्वाचन है वह बम्बई प्रेसिडेंसी से होता है। जब 1946 में संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव हुए थे, तब उन्हें अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। ये क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य की बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव से निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए और पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। और इसमें ये पश्चिम बंगाल फिर भी यह विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे और उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित होने पर संविधान सभा में कार्य किया था। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन दिया तो गया है, लेकिन ये इसका भी ये स्पष्टीकरण है। तो ये आपके प्रश्न यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो संविधान सभा से रिलेटेड हमने प्रश्नों को देखा कि इस तरीके के प्रश्न आपके पूछते ही जाते हैं। तो आपको अपनी तैयारी को इसी दिशा में अग्रसर लेके चलना है। अगर आपने ये पहले का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का नहीं देखा है तो आप देखें, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर प्रश्न भी कराए हैं और थोड़ा उसमें डिटेल भी एनालिसिस में भी दिया है। आप इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इसको 1 से 2 बार देखिए, ताकि ये रहे कि आपका रिवीजन परफेक्ट तरीके से हो। धन्यवाद।